यह क्या सुधा, आज अब तक खाना नहीं बना? जबकि आज तो हम दोनों किटी पार्टी से भी कितनी देर से आई हैं। सास सविता जी ने अपनी बड़ी बहू सुधा पर चिल्ला कर कहा। माँ, आज मुन्ने ने बहुत परेशान किया, कुछ काम ही नहीं करने दिया। अभी अभी चलना सीखा है ना, तो यहाँ वहाँ भागता रहता है, नीचे पड़ा सामान उठाकर मुंह में डाल लेता है, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सुधा ने कहा। सविता जी बोली, बहू तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुमने ही बच्चा पैदा किया है। अरे मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, मेरे सामने मत करो बच्चों का ये गुणगान। इतने में सविता जी की छोटी बहू रेखा, जो उनके साथ किट्टी पार्टी में गई हुई थी, वह बोली, भाभी मुन्ना तो अब रोज़ रोज़ परेशान करेगा। इसका मतलब आप रोज़ रोज़ खाना नहीं बनाओगी क्या? रेखा की बात पर सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी देवरानी रेखा जब से शादी करके आई थी, घर का कुछ काम नहीं करती थी, बस मुंह चलाना उसे अच्छे से आता था। इसका सबसे बड़ा कारण था रेखा का पति दीपक, जो पहले से ही बहुत स्मार्ट और चालाक लड़का था। घर में छोटा बेटा होने के कारण दीपक बहुत लाड प्यार से भी बड़ा हुआ था। दीपक अपने बड़े भाई अमित से ज़्यादा कमाता था। यही कारण था कि घर में दीपक और उसकी पत्नी रेखा का बोलबाला था। इसके विपरीत घर के बड़े बेटा बहू अमित और सुधा बहुत सीधे साधे थे। सुधा शादी करके जब से आई, तब से उसने घर में सविता जी का यही रूप देखा था। सविता जी घर का कुछ काम नहीं करती थी, कभी किट्टी पार्टी तो कभी सहेलियों के साथ घूमना, तो कभी यहाँ जाना तो कभी वहाँ जाना, जिस वजह से घर का सारा काम पहले से ही सुधा ने किया हुआ होता था। और अब रेखा भी सासू माँ की टीम में शामिल हो गई थी, क्योंकि रेखा बहुत ज़्यादा मॉडर्न और किसी की ना सुनने वाली लड़की थी, और घमंडी तो इतनी कि किसी की सही बात का भी ठीक से जवाब नहीं देती थी। सुधा समझ चुकी थी कि उसके पति भी उसी की तरह सीधे हैं, इसलिए तो आज घर में सुधा की हालत किसी नौकरानी जैसी हो गई है। दिन हो या रात सुधा को घर का सारा काम करना पड़ता। अपने बेटे के लिए भी उसे मुश्किल से ही समय मिलता। दूसरे दिन सविता जी ने अपनी बेटी दामाद को घर खाने पर बुलाया। सुधा सुबह से खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। सभी लोग बाहर खाना खाने बैठे। जब सभी का खाना हो गया, तब सुधा का खाना खाने का नंबर आया। उसने देखा कि सब्ज़ी और दाल दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। उसे याद आया कि उसकी देवरानी रेखा के मायके से आया हुआ अचार अंदर किचन में पड़ा है। वह अंदर गई और थोड़ा अचार थाली में निकाल कर ले आई और उसी के साथ रोटी खाने लगी। रेखा ने जब देखा कि उसके मायके से आया हुआ अचार खा रही है, तो वह आग बबूला होकर बोली, सुधा भाभी, मेरे मायके से आया हुआ अचार छूने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तपाक से अचार लेकर बैठ गई थाली में, जैसे तुम्हारे बाप का माल हो। तुम्हारे मायके वालों ने तो अचार कभी देखा भी ना होगा। तुम्हारी औकात भी है क्या अचार खाने की? वैसे ही इस घर का कलंक हो तुम। वह तो हम लोगों का शुक्र मनाओ कि हमारी वजह से 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है तुम्हें। रेखा तो रेखा, उस पर सासू माँ ने भी ताना मारने में कसर न छोड़ी। सविता जी बोली, सुधा, रेखा ठीक कह रही है। तुम तो ऐसे अचार लेकर बैठ गई जैसे यह अचार तुम्हारे मायके से आया हो। यह घर तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे ही रहा है, वह क्या कम है? सुधा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसके मन में आया कि कह दे कि सारा खाना मैंने बनाया और मेरे लिए दाल और सब्जी तक नहीं छोड़ी गई। उस पर भी अचार के नाम पर रो रही हैं दोनों सास बहू। आज तो सारी हदें पार कर दी थी सास बहू ने, मगर सुधा के वैसे संस्कार नहीं थे, इसलिए बिना कुछ बोले वह अपना खाना छोड़कर रसोई में चली गई। सुधा के पति अमित को भी सब दिखाई देता था और अपने ही घर वालों के ऐसे बर्ताव पर उसे गुस्सा भी आता था। और अपनी पत्नी को मारा गया आज का यह ताना अमित से सहा नहीं गया और वह बोला, माँ, बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी, बस अब और नहीं। सुधा कुछ बोलती नहीं। इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे हमेशा नीचा दिखाया जाए। अचार के 2 टुकड़ों के लिए आपने तिल का ताड़ बना दिया। घर में आई हुई सविता जी की बेटी माला समझदार थी। वह बोली, माँ, अमित भैया सही कह रहे हैं।
आप दोनों को सुधा भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सविता जी अपनी बेटी दामाद के सामने ज़्यादा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए बोली, हाँ बेटा तू सही कह रही है। चल छोड़ इन बातों को और बता अगली बार तुम यहाँ कब आओगे। माला भी इधर उधर की बातों में लग गई। बाहर माहौल शांत हो चुका था, मगर सुधा के अंदर जो प्रतिद्वंद चल रहा था वह शांत नहीं हो रहा था। उस दिन सुधा से खाना खाया ही नहीं गया और अपने कमरे में चली गई। उस रात सुधा बहुत रोई, जिसका अंदेशा अमित को भी हो गया था। अमित के मन में भी कम प्रतिशोध नहीं था, मगर घर में आए हुए बहन जीजा का ध्यान करके खुद को समझा लिया था। अगले दिन सुधा उठी तो देखा कि बेटे को बुखार चढ़ गया था। सुधा फिर भी रसोई में गई और फटाफट सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि कोई और तो रसोई की तरफ दिखेगा भी नहीं और बेटे को दूध भी तो देना था। बेटे को बुखार होने के कारण सुधा का मन घर के कामों में भी नहीं लग रहा था। वह मुन्ने के पास चली गई। अमित भी ऑफिस जा चुका था, इसलिए वह अपने देवर दीपक से बोली कि वह उसके साथ हॉस्पिटल चले, मगर रेखा बीच में ही टपक पड़ी और तबाक से बोली, अरे भाभी यह सही है आपका, खुद के पति को तो ऑफिस भेज दिया और देवर से पैसे ऐंठने के लिए हॉस्पिटल ले जा रही हो। सविता जी बोली, बहू क्या तुम ज़रा से बुखार से घबरा गई? जाओ जाकर खाना बनाओ, 3 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, हल्का सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा। थोड़ी देर बाद सविता जी और रेखा बैठकर आराम से टीवी देखने लगी और सुधा किचन में खाना बनाने लगी। कोई रसोई में मदद नहीं करता था, मगर किसी को सुधा के बेटे की भी नहीं पड़ी थी। थोड़ा सा मुन्ने को लेकर ही बैठ जाती दोनों। सुधा मन ही मन बुदबुदाई और फिर वापस खुद ही अपने कमरे में जाकर मुन्ने का बुखार चेक करने लगी। रोज़ पूरे घर में भाग दौड़ करने वाला बच्चा आज बिस्तर पर निढाल होकर पड़ा था। सुधा से मुन्ने की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर घर में उसकी सुनने वाला था ही कौन। उसने अमित को फ़ोन किया और बोला, सुनिए मुन्ने का बुखार बढ़ता ही जा रहा है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। अमित का ऑफिस घर से दूरी पर था, इसलिए वह बोला, तुम घर से हॉस्पिटल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। सुधा जैसे ही मुन्ने को लेकर घर से निकलने लगी तो सविता जी बोली, सब काम पड़ा है, कहाँ जा रही हो? सुधा सास की बात का जवाब दिए बिना ही निकल पड़ी। दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बच्चे की हालत बहुत गंभीर बताई और बोले, आप लोग अब ला रहे हैं अपने बच्चे को, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की। यह सुनते ही वे दोनों पति पत्नी रोने लग गए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बेटा दुनिया से जा चुका था, जिसका असर बाकी घर वाले तो बस बुत बनकर खड़े थे। मुन्ने की मौत के 2-3 दिन बाद सविता जी बोली, जो होना था हो चुका है, अब तुम दोनों पति पत्नी कब तक शोक मनाओगे? रेखा बोली, और नहीं तो क्या, अब भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। आज अमित से चुपचाप ये सब सुना नहीं गया और वह बोला, तुम लोगों के कारण ही आज हमारा बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। माँ, आपने अपना बच्चा नहीं खोया, इसलिए आप शायद ऐसा कह पा रही हैं, और शायद इसकी जगह आपका बच्चा होता भी तो आप शायद यह कर भी लेती, जैसे कि मेरे और मेरी पत्नी के लिए करती आई हो। आपके दोनों बेटों में मैं कम कमाता हूँ, मैं सीधा हूँ, इसलिए तो मैं भी अगर चला जाऊँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो सुधा, हमारा इस घर में अब कोई काम नहीं, अपना बच्चा तो मैं खो ही चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। इन लोगों ने तुम्हें हमेशा इस घर की नौकरानी बना कर रखा, बस अब बहुत हो गया। सुधा भी थक चुकी थी ससुराल वालों के अत्याचार से, और अब तो अपना बच्चा भी खो चुकी थी, इसलिए वह अभी अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी थी। सविता जी यह सब देखकर सकते में आ गई, मगर उनकी छोटी बहू रेखा उनके पास आकर बोली, मम्मी जी, जब ये लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे तो वापस हाथ जोड़कर यही आएंगे, देख लेना।
वैसे भी अमित भैया की कमाई है ही कितनी जो तेवर दिखाकर यहाँ से जा रहे हैं। सविता जी बोली, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। कौन है बाहर जो इन लोगों को रखेगा। दोनों को घूम फिर कर वापस तो यहीं पर ही आना पड़ेगा। अमित और सुधा अपना सामान बांधकर वहाँ से चले गए। रास्ते में सुधा ने अपने मायके में फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। सुधा के माता पिता तो सुधा की मदद करना चाहते ही थे और सुधा के भाई भाभी भी उनका साथ देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उन्हें अपने घर पर बुला लिया। कुछ दिनों बाद अमित ने किराए पर एक मकान ले लिया। उनकी नई गृहस्थी बसाने में सुधा के मायके वालों ने पूरा योगदान दिया। अमित और सुधा ने लोन लेकर टाई एंड डाई का काम शुरू किया। उन्होंने कपड़ा रंगने का काम एक कमरे से ही शुरू कर दिया। दोनों ने खूब मेहनत की, जिसका नतीजा यह हुआ कि कपड़ा रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया दोनों को पता ही नहीं चला और दिनों दिन उनकी तरक्की होने लगी। अमित और सुधा को अपना घर छोड़े 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में एक बार भी अमित की माँ ने या उसके घर वालों ने यह जानने की ज़रूरत तक नहीं समझी कि अमित और सुधा का क्या हुआ होगा। घर के बेटा बहू जो घर से खाली हाथ निकले थे तो उन्होंने अपनी गृहस्थी कैसे बसाई होगी। मगर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि सुधा और अमित घर से यूं बेघर ना हुए होते तो आज यहाँ तक कैसे पहुँचते। घर वालों के लिए कहीं ना कहीं कड़वाहट तो थी ही, क्योंकि उन लोगों ने अमित और सुधा का हर बात पर अपमान किया था और अब अपने ही घर वालों को जवाब देने का समय आ गया था। 2 दिन के बाद अमित और सुधा ने अपना फैक्ट्री का मुहूर्त रखा, जिसमें उन्होंने अपने सारे परिवार और रिश्तेदारों को आने का न्योता दिया। अमित ने जब अपने घर फ़ोन करके फैक्ट्री के उद्घाटन में आने का न्योता दिया तो सविता यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ उनके छोटे बेटे दीपक का कारोबार डूबता जा रहा था। सविता जी और रेखा काफ़ी समय से किटी पार्टी में जाना भी बंद कर चुकी थी। दोनों सास बहू मिलकर घर का सारा काम खुद ही करती थी। यहाँ तक कि घर में बर्तन झाड़ू पोछा करने वाली बाई को भी हटा दिया गया था, क्योंकि दीपक की आमदनी बहुत कम होती थी और उसी में सविता जी और रेखा को समझौता करना होता था। मगर वह कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। इतना कुछ हो गया मगर दोनों सास बहू अपनी आदतों से बाज नहीं आई। रेखा बोली, मम्मी जी चलिए देखते हैं आपके बेटे बहू ने आखिर इन 5 सालों में ऐसा कौन सा तीर मार दिया है जो हमें आने का न्योता दिया है। सविता जी बोली, हाँ बहू, देखना तो पड़ेगा। दीपक, रेखा और सविता जी 2 दिन बाद अमित और सुधा की फैक्ट्री के उद्घाटन में पहुंचते हैं, जहां अमित पहले से मौजूद था और सभी का स्वागत कर रहा था। सभी रिश्तेदार अमित को खूब बधाइयां दे रहे थे और उसकी खूब वाहवाही कर रहे थे कि कहां से शुरू करने वाला अमित आज कहां आ पहुंचा है। अमित बोला, अगर इस सफ़र में सुधा ने मेरा साथ ना दिया होता तो यह कभी मुमकिन नहीं होता। सुधा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सब पूछने लगे कि सुधा कहाँ है। अमित बोला कि वह पूजा की सामग्री लेकर आती ही होगी। उतने में पंडित जी ने कहा, बेटा, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम और तुम्हारी पत्नी जल्दी से आओ और पूजा में बैठो। अमित बोला, बस 5 मिनट पंडित जी, सुधा अभी आती ही होगी। सविता जी अमित से बोली, तुम कहो तो तुम्हारा छोटा भाई और उसकी पत्नी पूजा में बैठ जाएं, कहीं शुभ मुहूर्त निकल न जाए। अमित बोला, पूजा में तो मैं और सुधा ही बैठेंगे। यह सुनकर सविता जी मुंह बिचकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। 5 मिनट बाद एक बड़ी सी गाड़ी फैक्ट्री के आगे आकर खड़ी हुई, जिसमें से सुधा निकलकर बाहर आई। सुधा को देखकर सविता जी और रेखा का मुंह खुला का खुला रह गया। शिफॉन की पतली सी साड़ी पहनने वाली सुधा ने आज भारी बनारसी सिल्की साड़ी पहन रखी थी और वह इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। सुधा के आते ही पूजा संपन्न हुई। उसके बाद सबको खाना खिलाया गया।
खाना खाने के बाद सभी रिश्तेदार जाने लगे। सुधा के मायके वालों ने जब जाने की इजाज़त मांगी तो सुधा ने अपनी माँ और भाभी को उपहार स्वरूप साड़ियाँ दी। अब सुधा के ससुराल वालों ने भी जाने की इजाज़त मांगी तो सुधा ने रेखा और सविता जी को भी साड़ियाँ दी। तो रेखा बोली, भाभी हम तो आपके ससुराल वाले हैं, हम में और आपके मायके वालों में कुछ फ़र्क तो है ना, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ससुराल वालों का गिफ्ट मायके वालों के गिफ्ट से अच्छा होना चाहिए। क्या मायके वाले ससुराल वालों से ज़्यादा प्यारे हो गए आपको? हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे लिए तो मैंने वैसे भी एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मंगा कर रखा है। फैक्ट्री के एक कर्मचारी को सुधा ने अंदर से एक पैकेट लाने के लिए कहा। कर्मचारी भीतर से पैकेट ले आया और सुधा ने रेखा को पैकेट देते हुए कहा, यह लो तुम्हारा गिफ्ट। रेखा से रहा नहीं गया और उसने वहीं पर खड़े खड़े ही पैकेट खोल लिया। उसमें से अचार से भरा हुआ एक मर्तबान निकला। सविता जी ने कहा, बहू आज तुम्हारी हैसियत हमसे ऊपर हो गई है, तो तुम में अहंकार आ गया है। सुधा बोली, नहीं माँ जी, अहंकार तो मुझ में आ ही नहीं सकता। मैं तो अपना आत्मविश्वास और अपना बच्चा सब कुछ खो चुकी थी और इतना कुछ खोने के बाद बड़ी मुश्किल से आया है यह आत्मविश्वास। अब इसे मैं खोना नहीं चाहती। और रेखा, तुमने सही कहा कि मेरे मायके वाले मेरे ससुराल वालों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया था जब मैं अपना घर परिवार बच्चा अपना आत्मविश्वास सब कुछ खो चुकी थी। रेखा, दीपक और सविता जी का सिर अब शर्म से झुक गया था और अमित और सुधा का सर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि आज उनके आत्मविश्वास की जीत हुई थी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।